नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है मिशन 28 पर कांग्रेस मांडू से चुनावी संदेश। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस कमर कस रही है 2028 के मिशन के लिए, मिशन इलेक्शन के लिए, और कसना ही पड़ेगी क्योंकि ये डू और डाई की बैटल होगी 2028। क्योंकि बीता करीब करीब तब तक जब हम 2028 में चुनाव पर जाएंगे तो करीब करीब 2.5 दशक से ज़्यादा का समय हो जाएगा, यानी 25 साल से अधिक का वक्त हो जाएगा जब कांग्रेस सत्ता से बाहर है। तो उसके लिए लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले देखेंगे ये रिपोर्ट और फिर डिबेट पर चलेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को मांडू बुलाया है। 21 और 22 जुलाई को यहां 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर होने जा रहा है। इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी वर्चुअली शामिल होंगे। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय माकन और सुप्रिया श्रीनेत मांडू में मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी इस पूरे शिविर का नेतृत्व करेंगे। मांडू में कांग्रेस का मिशन 28 लॉन्च होगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि ये सिर्फ प्रशिक्षण नहीं, मंथन है, चिंतन है और रणनीति है। हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जिनसे बीजेपी भागती है। माननीय विधायकों का एक चिंतन शिविर, रणनीतिक शिविर 2028 के मिशन को लेके मांडो में, धार जिले में रखा है 21 और 22 तारीख को। उसमें तमाम ऐसे विषयों पर चर्चा होगी जो इस प्रदेश के लिए आवश्यक है, जिस पे भारतीय जनता पार्टी बोलना नहीं चाहती है, निर्णय नहीं लेना चाहती। कांग्रेस करेगी मिशन 28 की जमीनी तैयारी, संविधान, संगठन और राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा, चुनाव प्रबंधन, सोशल मीडिया को लेकर चर्चा, कम्युनिकेशन पर खास फोकस करेगी पार्टी। तय होगी बीजेपी सरकार को घेरने की रणनीति। विधायकों के ग्रुप बनाकर क्षेत्रीय स्तर पर चर्चा। 12 सत्रों में होगा कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर। मांडू से तय होगी कांग्रेस की आगे की दिशा। वहीं बीजेपी शिविर पर निशाना साध रही है। विधायक भगवान दास सबनानी ने मांडू शिविर पर चुटकी लेते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस की दिशा पर सवाल खड़े किए हैं। संगठन का काम करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि जनता से पूरी तरीके से विभक्त हो चुकी कांग्रेस अब चाहे कितना ही प्रशिक्षण दे दे, प्रशिक्षण देगी क्या? निश्चित रूप से विपक्ष की एक भूमिका रहती है, उसका निर्वहन करें। अब ट्रेनिंग हो रही है तो ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग देने आ रहे हैं उनको सबसे पहले तो ट्रेनिंग उनको ज़रूरत है, पहले उनकी ट्रेनिंग हो जाए तो बाकी वो अपने संगठन के लोगों को ट्रेन कर पाएंगे। मिशन 28 को लेकर कांग्रेस अपने विधायकों को न केवल मुद्दों को धार देना सिखाएगी, बल्कि रणनीतिक तरीके से उन्हें चुनावी जंग के लिए तैयार भी करेगी। मांडू से शुरू हो रही ये कवायद आने वाले महीनों में कांग्रेस के कैंपेन का चेहरा और तेवर दोनों तय कर सकती है। अब देखना यह है कि मांडू से निकला ये संदेश 2028 में कांग्रेस के लिए सियासी संजीवनी बन पाता है या नहीं। तो आपने देखा कि कांग्रेस भी अब प्रशिक्षण पर, चिंतन पर ध्यान देने के लिए कमर कस चुकी है, और ये इस मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि विधायकों का चिंतन शिविर है, और दावा ये भी है कि राहुल गांधी को भी आमंत्रित किया गया है। आते हैं नहीं आते हैं, व्यस्तता क्या है ये वक्त बताएगा, लेकिन इसमें तमाम बड़े नेता, अजय माकन और कई अन्य बड़े नेता, सोशल मीडिया के लिए सुप्रिया श्रीनेत और कई लीडर्स आएंगे जो आपको ये बताएंगे कि आप तैयारी कैसे करें और मुख्य विपक्षी दल होने के नाते बीजेपी के लिए चुनौती कैसे प्रस्तुत करें। और आप और हम सब जानते हैं कि 28 जुलाई से विधानसभा का सत्र है, तो 21 और 22 का ये जो चिंतन शिविर है, निश्चित तौर पर इससे जो कुछ भी चिंतन ग्रहण करेगी कांग्रेस की टीम, मध्य प्रदेश विधानसभा में 1 हफ्ते बाद जो सत्र इस चिंतन शिविर से अगर हम जोड़ें, वहाँ पर उसका असर भी दिखेगा। दिखना ही चाहिए। लड़ाई अच्छी हो, लड़ाई से आशय ये है कि एक जो पक्ष और विपक्ष की प्रतिद्वंद्विता होती है चुनावी, वो मजबूत हो। हमारे जो सवाल हैं वो देखिए, क्या कांग्रेस को 2028 में सफलता, सत्ता दिला सकता है, दिला पाएगा? क्या राहुल की वर्चुअल मौजूदगी कार्यकर्ताओं को जोड़ने में कारगर होगी? क्या बीजेपी के हमलों से कांग्रेस का रणनीतिक मंथन प्रभावित होगा? ये हमारे सवाल हैं, और अब हमारे मेहमान जो हैं
उनसे मुलाकात करिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं जितेंद्र मिश्रा जी, सीनियर लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन है, बहुत स्वागत है। आशीष शर्मा जी हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता, वरिष्ठ विधायक, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही जय नागड़ा जी हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। चिंतन की तरफ है, प्रशिक्षण की तरफ है, कार्यकर्ताओं को और उनके सहारे आगे बढ़ने की कोशिश है। सारी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं सुनने में जय जी, और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सिर्फ ये किसी को सुनाने और दिखाने के लिए कर रही है, क्योंकि ये तो उसके वजूद का सवाल है। हम लोग तो यहाँ बैठकर विश्लेषण कर रहे हैं बड़े आराम से, लेकिन कांग्रेस के लिए तो ये है कि सत्ता से उसकी दूरी बढ़ते बढ़ते 2028 तक 25 साल से ज़्यादा का वो सफ़र पूरा कर लेगी। 14 महीने 18 के छोड़ दें कि जब वो सत्ता से दूर है। कैसे देखते हैं आप मांडू के चिंतन शिविर को? शरद जी, जहाँ तक ये चिंतन या शिविर की बात करें या प्रशिक्षण शिविर की, मुझे लगता है ये पहली बार नहीं है। आपको यदि स्मरण होगा तो इसके पहले जब 92 में एक मांडव में ही शिविर हुआ था, जिसमें राष्ट्रपति शासन था और राज्यपाल जब पटवारी जी की सरकार गई थी, और उसके बाद बोरा जी, मोतीलाल वोरा जी मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल। जी, और उसके बाद तो वो मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस इसको एक ठीक जगह मान रही हो, अपने लिए उपयुक्त मान रही हो कि मांडो के के बाद में उसकी वापस सत्ता में वापसी हुई थी और दिग्विजय सिंह उस समय मुख्यमंत्री। इसके बाद पचमढ़ी में भी जब सत्ता में थी कांग्रेस, तो पचमढ़ी में भी एक शिविर हुआ था जिसमें विधायकों को अपनी सारी बातें करने का। तो मुझे लगता है कि पार्टी की ये सामान्य प्रक्रिया है। भड़ास निकालो सम्मेलन के तौर पे भी याद किया जाता है। जी जी। और कांग्रेस का जहां तक अब जिस मोड में आई है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ऊपर से तो कम से कम ये दिख रहा है कि राहुल जी जिस तरीके से लगातार सक्रिय हैं, संगठन को फिर से खड़ा करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये बात और है कि उसको आम कार्यकर्ता तक कैसे जोड़ पाए, ये उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती ही है कि उसको संगठन को फिर से कैसे मजबूत बनाए और फिर से उसको बीजेपी से लड़ने के लिए उतना सक्षम बना पाए कि हर बूथ तक उसकी चुनौती को स्वीकार कर सके। तो बड़ी चुनौती है जी, तो उसके लिए प्रयास भी उतने गंभीर हो। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आशीष जी, विषय कांग्रेस का है, चिंतन उनका है, विधायक उनके हैं, लेकिन टिप्पणी तो आपकी बनती ही है, यानी बीजेपी की बनती ही है, क्योंकि आपके प्रशिक्षण वर्ग, आपके चिंतन शिविरों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन क्षमा कीजिएगा, चिंतन शिविर चाहे बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, कितना सबक लिया जाता है, ये एक बड़ा सवाल हमेशा खड़ा होता है। ऐसा लगता तो है कि सब बड़ी जिम्मेदारी से बैठ तो जाते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें कितनी नतीजे तक पहुंचती हैं, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। बहरहाल यहाँ मसला कांग्रेस का है, क्या कहेंगे आप? जी शरद जी, सत्ता से बाहर रहने की चिंता कांग्रेस को एक और चिंतन शिविर की ओर ले जा रही है। मांडव के अतीत के खड़े हुए महल जहां आज खंडहर हैं, उन खंडहरों से समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ने का चिंतन कांग्रेस वहां करना चाहती। मैं ऐसा मानता हूं, एक राजनीतिक दल के रूप में अपने कार्यकर्ताओं का समयानुकूल प्रशिक्षण और उन्हें वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों के हिसाब से तैयार करना हर राजनीतिक दल का प्रयास रहता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण चिंतन और कांग्रेस के प्रशिक्षण और चिंतन में जमीन आसमान का अंतर। मैं ऐसा मानता हूं कि एक राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस अपने जिस पतन के दौर से गुजर रही है, सबसे पहले कांग्रेस के कर्णधारों को इस बारे में चिंतन करना चाहिए कि लगातार संगठन के लिए नई नीतियां, नए कार्यक्रम और नया सिस्टम लागू करने के बाद भी नए तरह के कई सारे राजनीतिक विश्लेषकों की, राजनीतिक चिंतकों की सेवाएं लेने के बाद भी कांग्रेस अपने उच्चतम स्तर की ओर क्यों नहीं पहुंच पाई। इसका मूल कारण यह है कि कांग्रेस ने देश के बहुसंख्यक वर्ग के बिंदुओं पर ना तो काम किया, बल्कि समय समय पर अपनी तुष्टिकरण की राजनीति को और धार देते चले। इसके साथ ही राष्ट्रहित के मुद्दे हों या राष्ट्रहित के मुद्दों पर सरकार के साथ खड़े होने का मामला हो, कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता इसमें भी चुके हैं।
और इसलिए देश की जनता के सामने कांग्रेस की एक जो छवि बनी है, कांग्रेस जी। के नेतृत्व की जो छवि बनी है, वो इस प्रकार की बनी है कि ये ना तो अच्छी सरकार दे सकते हैं, ना देश हित के प्रति कोई ये अच्छा काम कर सकते हैं। और इस कारण से कांग्रेस नेतृत्व और कांग्रेस संगठन के प्रति जनता का जो असंतोष है, जो नाराजगी है, उसी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया है। खूब चिंतन करना चाहिए इनको, लेकिन मूल में जो विचार जो इनकी समाप्ति का कारण बन रहा है, उस पर भी चिंतन इनको करना चाहिए। आपकी एक आपत्ति मुझे बड़ी दिलचस्प लगी कि मांडू के खंडहरों में क्यों चिंतन। आपसे परामर्श करते तो शायद कुछ सुझाव आपका आता कि भैया किसी लगदग जगह पहुंचिए, अच्छी जगह कहीं जहां बैठकर, जहां खंडहर तो कम से कम ना। बहरहाल ये तो हुई एक थोड़ी ऐसी हल्की फुल्की बात, लेकिन फिर भी इस बात से आपने शुरुआत की तो मेरे जहन में थोड़ी सी चिंतन में आई। मैंने कहा आशीष जी ने ये बात कही कि खंडहरों से चिंतन की क्या पहल। बड़ा जितेंद्र जी उत्तर देंगे सारी बातों जी। शरद जी, आशीष जी ने बहुत अच्छी बात की कि मांडू के खंडहरों से समृद्ध ताकत की ओर, समृद्ध की ओर नहीं। निश्चित तौर पर मांडू का अपना एक इतिहास रहा है। जो खंडहर हैं वो बता रहे हैं कि इमारत बुलंद थी और उसी की तरफ से समृद्धि की शुभकामनाएं दीजिए आप। हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। जो सलाह आपने दी उस पर भी विचार करेंगे। जय नागड़ा जी आप ने ये मान रहे हैं कि मांडू एक सिंबल है कांग्रेस का, कि खंडहर ये बताते हैं कि इमारत बुलंद थी। वाह, बिल्कुल जी। तो देखिए, सवाल इस बात का है कि कांग्रेस का भी पुराना इतिहास रहा है। सबसे पहले बात ये कि आशीष जी ने एक बात की जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई कि राष्ट्रहित के मुद्दों पर सरकार के साथ खड़े नहीं हुए। ये तो मुझे नहीं लगता, सबने देखा कांग्रेस ने हर राष्ट्रहित के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार के साथ खड़े रहे। अभी आपने देखा पुलवामा के बाद जो परिस्थितियां हुई, उनमें कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम मोदी जी के साथ हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं, हम सेना के साथ खड़े। आपके लोगों ने, आपके मंत्री ने यह कहा कि आतंकवादियों की बहन है। इसमें कौन राष्ट्रहित के मुद्दों पर सरकार के साथ नहीं खड़ा? आप नहीं खड़े रहे, एक चीज। दूसरी चीज, राष्ट्रहित की बात करने की तो मुझे लगता है आशीष जी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि कंधार विमान जब गया था तो उसमें कांग्रेस का कोई लीडर, उसकी पुत्री होती तो वो कुर्बान कर देते, लेकिन कभी समझौता नहीं करते। ये आपके माथे पर कलंक है। ऐसे संसद का हमला हो, जितनी भी सुरक्षा चूकें हुई है आपकी सरकार में हुई। राष्ट्रहित से समझौता आपने किया। चलिए चिंतन शिविर पे आ जाए हम। अब सुनिए, जैसे जय नागड़ा जी ने कहा कि ये कोई मांडू में पहला चिंतन शिविर नहीं है। 1885 से लगाकर बात की जाए, मुंबई अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, उदयपुर सम्मेलन, सूरत, अहमदाबाद, सारी जगह पर हमारे सम्मेलन होते रहे। निश्चित तौर पर बीच में कुछ कमियां रह गई थी सम्मेलनों का, कहीं ना कहीं एक गैप हुआ था जिसकी वजह से हम पिछड़े हैं। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल हो, आशीष जी ने भी सही कहा, उसको प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और ये मांडू की बात नहीं है, ये लगातार हम अपने संगठन सृजन में शरद जी लगे हुए हैं। घर घर चलो अभियान से शुरुआत की थी, एक एक घर जाकर दस्तक दी थी और इस सरकार का पर्दाफाश करने का काम किया था। और आज की अभी चुनौती की बात हुई कि चुनौती कैसे पेश की जाएगी। आज चुनौतियां बहुत बड़ी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ मुद्दों की कमी नहीं है। यह पहली बार ऐसा मौका आया जब कोई सरकार बहुत हुई महंगाई की मार, और अब की बार भाजपा सरकार का नारा दे करके देश को महंगाई में धकेलने वाली सरकार है। बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार भाजपा सरकार कहाँ है? आज देखो आप, एक कर्मचारी के आशीष जी छापा डाल दीजिए, करोड़ों रुपए निकल रहा है। 52 किलो सोना, आप सोच सकते हैं कि एक कर्मचारी क्या निकल जाए, तो फिर आपके बड़े लोगों के यहाँ क्या हाल होगा, इसकी कल्पना करना चाहिए आपको। एक और हमने एक प्रयोग शरद जी किया था, ये उपचुनाव में हमने गांधी चौपालें लगाई थी गांव गांव में जा करके, क्योंकि हर गांव में एक कांग्रेस का घर और एक नीम का पेड़ आपको मिलेगा, इस बात की गारंटी देता हूं मैं। गांधी चौपाल के माध्यम से हमने अपनी बात रखी, घर घर चलो अभियान के माध्यम से दस्तक दी। उसका परिणाम यह हुआ, आशीष जी बैठे, कि जो छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा का चुनाव हुआ था, 20 राउंड कांग्रेस जीती थी, 21वें राउंड पे टेबल पे कांग्रेस हारी थी। ये हमारी सृजन, संगठन सृजन की बात है। इसके बाद आप आओ बुधनी, 1.5 लाख वोटों की जीत 13,000 में सिमट गई। ये संगठन सृजन और कांग्रेस की कार्यकर्ता। इसके बाद आइए विजयपुर, विजयपुर में आपने क्या कसर रखी? आशीष जी ने तो पूरा संगठन, पूरी सरकार, कितने जाने कितने सांसद विधायक लगा दिए, लेकिन पराजित होना पड़ा आपको। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता की ऊर्जा और उसके साथ समावेश का काम है। लेकिन जितेंद्र जी, ये भी सच्चाई है, मैं बिल्कुल इससे इनकार नहीं करूंगा कि 2 ही दल हैं
और बहुत ऐसा नहीं है कि उनके बीच में कोई आसमानी सुल्तानी अंतर है, लेकिन 2023 और 24 ने एक अंतर रेखांकित भी किया है जो सामने है। जय जी, मैं उसी सवाल के साथ आता हूं कि करीब करीब 49% मत बीजेपी लेती है विधानसभा चुनाव में और 10% यही वोट प्रतिशत बढ़ जाता है लोकसभा चुनाव में। और इस समय गुजरात मॉडल की तरह माना जा रहा है मध्य प्रदेश, हालांकि मध्य प्रदेश का अपना संगठन का अलग मॉडल है देश में, जिसको गुजरात भी फॉलो करता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप 29 की 29 लोकसभा सीटें हार चुके हैं, 163 का प्रचंड जनादेश है बीजेपी के पास। ऐसे में कौन सा मंत्र कांग्रेस के लिए जरूरी है? क्योंकि आप अगर आंकड़े देखते हैं तो आंकड़ों में आप पाते हैं कि लड़ाई लड़ने के बाद भी आप काफी पीछे खड़े हैं। ये तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है कि 29 की 29 सीटें आप हार जाते हैं लोकसभा की। चलिए जी, ये बात सही है कि ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि आप लोकसभा में एक सीट नहीं जीत पाए। लेकिन मैं भी कहता मानता कि बहुत निराशाजनक स्थिति है। कांग्रेस के पास अपना एक फिक्स वोट बैंक है, वो आज भी उसके साथ है। वो एक तो वोटों के यदि प्रतिशत की बात करें तो उसमें उसे पाट पाना, क्योंकि एक बड़ा मतदाता ऐसा है जो फ्लोटिंग होता है, जो इधर से उधर शिफ्ट होता है। बीजेपी का अपना स्थायी वोट बैंक है, कांग्रेस का अपना है। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि बीजेपी का वोट बैंक बड़ा है, उसने अपना जनाधार बढ़ाया है और उसमें उसके कार्यकर्ताओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कांग्रेस के पास में एक संगठन की कमी तो निश्चित रूप से रही है। कांग्रेस के पास में हर कार्यकर्ता दावेदार ज्यादा दिखता है और वो कार्यकर्ता कम होता है, जबकि बीजेपी में इसकी स्थिति थोड़ी सी उलट है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के सामने ये दिक्कत नहीं है। ये बात भी सही है कि बीजेपी विपक्ष के पास बहुत मुद्दे हैं, लेकिन उतना आक्रामक नहीं हो पा रही कांग्रेस, ये बात भी सच है। यही इतनी महंगाई, इतने भ्रष्टाचार के मुद्दे यदि कांग्रेस की सरकार में होते तो बीजेपी का मुद्दे अच्छे से मुद्दों के चयन में तो मुझे आपको क्या लगता है कि जय जी? मैं ये कांग्रेस का विषय है, हम लोग तो टिप्पणीकार हैं, किनारे बैठते हैं और कई बार डुबकी लगाते हैं, चाहे बीजेपी का विषय हो या कांग्रेस का। तो मैं ये नहीं कहता कि हम तथ्यपरक मोती लेकर ही ऊपर आते हैं, लेकिन अभी जो अशोकनगर का मुद्दा उठा, एक बड़ी प्रदर्शन की प्रयास हुआ और दावा किया कांग्रेस ने काम है, लेकिन क्या वो जनता और पूरे मध्य प्रदेश की जनता से जुड़ा विषय था? ये बात सही है कि कहीं ना कहीं जो आक्रामकता जितने विपक्ष के रूप में बीजेपी में दिखती है वो कांग्रेस नहीं कर पाती है। वो उस तरह के मुद्दों को चयन और उतना आक्रामक जो होना चाहिए वो कहीं कमी है। और मुझे लगता है कि शायद इसी तरीके से, और मुझे लगता है कि ये बीजेपी से सीखने में भी कोई बुराई नहीं है। जैसे कि मैं कई बार ये चीजें पहले भी बोल चुका हूँ, खुद राजीव गांधी जी ने इस बात को महसूस किया था कि कांग्रेस के पास में वैसा एक संगठन, वैसा एक दल नहीं है जो बीजेपी के पास में आरएसएस के रूप में। तो उन्होंने सेवा दल के रूप में उसको खड़ा किया। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप किसी से कुछ सीखते हैं। बीजेपी के पास में एक बहुत मजबूत संगठन का ढांचा है, इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। और ये है, ये फैक्ट है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है कि कैसे उस संगठन को मजबूत करे और बूथ स्तर तक अपने आप को मजबूत करे। इसमें एक चुनौती ये भी रही जय जी, ऐसा मैं नहीं कहता कि ये पूरी तरह सच्ची जानकारी हो सकती है कि 1921 और 22 के आसपास सेवा दल का वजूद इतना बड़ा हो गया था कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कथित रूप से ये बात महात्मा गांधी और तत्कालीन नेताओं के, कांग्रेस नेताओं के सामने रखी थी कि इसको थोड़ा पीछे रखना पड़ेगा, नहीं तो ये कांग्रेस को लोकप्रियता में छोड़ देगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह अगर सेवा दल का एक स्वतंत्र वजूद होता और उसके नीति नियंता कांग्रेस से प्रभावित न होते और वो एक विचार संगठन की तरह काम करता, तो शायद ये दोनों दल आज विचार की दृष्टि से बहुत संतुलित स्थिति में होते। बहरहाल आशीष जी, एक टिप्पणी आपकी। जी, हम तो ये कह रहे हैं कि 2003 से पहले मध्य प्रदेश में आप थे, केंद्र में आप थे 2014 से पहले, लेकिन जिन मुद्दों पर देश की जनता चाहती थी कि कांग्रेस को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे धारा 370 हो, सीए एनआरसी हो, 3 तलाक पर कानून हो, जनसंख्या नियंत्रण पर कानून हो, या फिर परिवारवाद को तिलांजलि, कांग्रेस को देखकर आम आदमी को लगता है कि ये कहीं न कहीं देश का विरोध करने वाले जो लोग हैं, जो 2047 में गजबाए हिंद बनाना चाहते हैं, ऐसी जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, उनके साथ कांग्रेस खड़ी होती है। आप क्यों राम मंदिर का दर्शन करने के लिए नहीं गए?
आपको जाना चाहिए था। यदि आप सनातनी हैं, आप मानते हैं कि राम इस देश के आराध्य हैं, तो आपने ऐसी गलतियां की हैं और इन गलतियों के कारण आपको जनता ने नकार दिया है। आप कितना ही चिंतन कर लें, जब तक आप देश की जनता के साथ खड़े नहीं होंगे, राष्ट्र हित के मुद्दों पर सर्वोपरि राय के साथ नहीं खड़े होंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। आप खूब चिंतन कीजिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। मांडव से कुछ अच्छा निकाल कर लाएं और फिर 2028, 29, 30 में फिर पचमढ़िया और किसी हिल स्टेशन पर चिंतन करें कि मांडू के चिंतन के बाद भी वो हासिल क्यों नहीं हुआ, जिसके लिए हम सब लोग देखें। बहुत बहुत देखिए, मैं आशीष जी को बहुत इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि धन्यवाद दूंगा। उन्होंने पचमढ़ी की तरफ जाने की बात कही है कि निकलिए, खंडहरों से निकलकर सुरम्य वादियों की तरफ आइए, तो चिंतन की दिशा और दशा दोनों बदलेगी। बहरहाल कम वक्त है, एक क्विक कमेंट। शरद जी, आशीष जी के कहने से कोई दर्शन करने थोड़ी जाएगा, चंपत राय के कहने से कोई दर्शन करने तो नहीं जाएगा। आपको याद होना चाहिए कि मंदिर के ताले खुलवाने वाले कौन लोग थे? कांग्रेसी थे। चबूतरा निर्माण करने वाले कौन थे? कांग्रेसी थे। मूर्ति की स्थापना वहां पर करने वाले कौन थे? तो किसके कहने पे जाएंगे? मैं बता रहा हूं, किसके कहने पे जाएंगे आप जी? लेकिन हमने कभी चुनावी राजनीति में मंदिर निर्माण की लेकर के वोट नहीं मांगे। ये आपका काम है। हम चुनाव जब भी लड़ेंगे, चाहे हारे जीते, विकास हमारा मुख्य मुद्दा होगा। धर्म की आड़ लेकर के राजनीति का प्रयास कभी नहीं करेंगे। ये बताइए, आपने कहा कुंभ में नहीं गए, कुंभ में कौन नहीं गया? कुंभ में सारे के सारे लोग गए, दर्शन किए, स्नान किया, पूजा की। अब राम मंदिर अगर कहो आप कि आपके कहने से चले जाए, तो शंकराचार्य जी ने आपको आईना दिखा दिया था। इससे बड़े तो कोई धर्माचार्य नहीं होते। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था किस तरह से आपने पूजा रखी। लेकिन ये धार्मिक विषय है। मेरा ये कहना है कि आशीष जी, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र हित से अलग काम किया था। आप ये बताइए कि एक बात नहीं है, जब ये जिन्ना की मजार पर जाना क्या आपका राष्ट्र धर्म था? वहां पर सजदा करना आपका राष्ट्र धर्म मुद्दे था? पे आ जाएं सर। मेरा कहना है शरद जी, कि निश्चित तौर पर सेवा दल मजबूत था, कहीं ना कहीं लेकिन ये बिना मांगी सलाह तो मैं नहीं कहूंगा, वो देने के अधिकारी हम नहीं। लेकिन जय जी, आप भी सहमत होंगे कि चिंतन शिविर में इन प्रश्नों का जो आशीष जी बीजेपी के प्रतिनिधि जो खड़े किए हैं, उनका एक मजबूत उत्तर आना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं आपका उत्तर कमजोर है। शरद जी, परिणाम आना चाहिए किसी भी अधिवेशन के बाद। जय जी ने ये सही कहा कि इस समय देखिए, मैं आपको एक छोटी सी घटना याद दिलाता हूँ। सुंदरलाल जी पटवा छिंदवाड़ा चुनाव लड़ने गए, 10 बजे होटल से निकलते थे, शाम को 5 बजे होटल पहुंच जाते थे। पत्रकारों ने पूछा कि आप छिंदवाड़ा लड़ने आए हैं, दूसरी जगह से लड़ने आए हैं कैसे, और 10 बजे निकलते, कैसे चुनाव जीतेंगे? पटवा जी ने कहा था कि चुनाव मुद्दों पर होता है और मुद्दा डिसाइड हो चुका है। छिंदवाड़ा का परिणाम याद कर लीजिए। और आज भी मुद्दों की कमी नहीं है, क्योंकि इस सरकार ने जितने मुद्दे विपक्ष के हाथ में दिए हैं, मुझे लगता है अभी तक कभी हमारे हाथ में नहीं रहे। और उन मुद्दों को लेकर मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। अशोकनगर की बात हुई, अशोकनगर में आप बता दीजिए कि क्या जीतू पटवारी जी का कसूर था? 9 तारीख को जन सुनवाई में वीडियो जारी हुआ, कलेक्टर के सामने वो कह रहा है कि मुझे मल खिलाया गया। इसके बाद 24 तारीख को जीतू पटवारी जी ने जब कलेक्टर से बात की, आपने उन पर एफआईआर कर दी। इसी अन्याय के खिलाफ लड़ाई, और जनता इसीलिए साथ देने को तैयार है। जनता को देखिए, 24 तारीख को बात हुई है, 10 तारीख से वो आदमी कह रहा है मल खिलाया गया, मारपीट की गई। गजराज लोधी और इनका क्या कसूर था? क्या उनकी जाति का मुख्यमंत्री नहीं था? ये कसूर था क्या? क्या विकास यादव नहीं? देखिए, आप सीधी बात कीजिए ना भाई, आपने एफआईआर की, ये बहुत बड़ा रोज का विषय जनता में बना है। आशीष जी, ये आपको अन्याय है, ये इसको स्वीकार करना पड़ेगा। 9 तारीख की जन सुनवाई को आपने 24 तारीख को जीतू पटवारी पर आरोप लगा दिया। पराजय का कारण। चलिए, लेकिन ये विधानसभा सत्र आपके लिए एक अवसर होगा, और इस चिंतन शिविर से जो भी आप, हम तो शुभकामनाएं ही देंगे कि आप अमृत निकालें। और विष निकलता तो है ही जब भी चिंतन व्यक्ति करता है, लेकिन उस विष को पीने वाले विषपाई भी हों। जैसा बीजेपी के लिए कहा जाता है कि उसके यहाँ ऐसे लोग हैं जो चिंतन शिविर से निकलने वाले विष को भी अटका लेते हैं गले में और आगे बढ़ाते हैं पार्टी को। ये धारा आपकी भी होनी चाहिए, क्योंकि अब तक आपकी ऐसी बैठकें, माफ़ कीजिएगा, ऐसे आरोप लगते रहे कि वो नेताओं के ईगो, अपने अपने नेताओं को आगे बढ़ाने की कवायदों में उलझती रही हैं। लेकिन अगर आप अशोकनगर जैसे मुद्दों को इस विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में उठा पाए, तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ, और
आप ये बात मीडिया तक, मध्य प्रदेश की जनता तक पहुंचा पाए तो ये आपकी एक बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन आपको इसी तरफ आगे आना है कि जनता से जुड़े मुद्दे ही आपको, आप अगर सफल होना चाहते हैं तो सिर्फ जनता के मन को जीतना है आपको, और यही आपके चिंतन शिविर की शायद मुख्य चिंतन धारा होगी। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का कि आपने बहुत गरिमा से इस डिबेट को आगे बढ़ाया। और